अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अम, आप लोगों के लिए आज मैं फिर नवाज़ ख़ान साहब की ही कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बदरू। और सुनने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी, भले लेट ही सही, जब भी मेरी कहानी आप तक पहुँचे तो आप लोगों को मिल जाए। तो शुरू करते हैं बदरू, नवाज़ ख़ान साहब की डायरी से। मैं आपको कई कहानियों में बता चुका हूँ कि जब हैवानियत किसी पर सवार हो जाए तो इंसानी रिश्ते नाते इस तरह दफन कर दिए जाते हैं जैसे इनका वजूद ही ना हो। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो भी ऐसा ही है, कि जब रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाए और अंदर का वहशी इंसान बेदार हो जाए तो क्या होता है। मैं जिस थाने में एएसआई तैनात था, उस इलाके में एक औरत कत्ल हो गई। मुझे तफ्तीश के लिए जाना पड़ा। लीमू के बाग से गुजरते हुए पानी के खाल पर चलते हुए वो जगह सामने ही नजर आ रही थी, जहां रखवाले की कुटिया झोपड़ी नुमा घर बना हुआ था। सुबह का वक्त था, अभी सूरज नहीं निकला था। खुली फिजा में हल्की हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। कत्ल की इत्तला देने के लिए इस बाग का रखवाला थाने आया था, और मेरे थाने वाले उसे मेरे घर ले आए थे। सुबह सुबह मैं घर वाले कपड़ों में ही उसके साथ चला आया था। झोपड़ी के पास आकर खाला बहुत चौड़ा हो गया था, और उसका वो किनारा जिस पर मैं और रखवाला चल रहे थे झोपड़ी के करीब से गुजर रहा था। नीचे उतरने के लिए उसके साथ ढलान बनी हुई थी, जो बिल्कुल झोपड़ी के दरवाजे के सामने जाकर खत्म हो जाती थी। मैं ढलान से उतरकर दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। लीमू के दरख्तों और फल की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। गहरे सब्ज पत्तों वाले दरख्त लीमू के फल से लदे हुए थे। मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें माहौल को बड़ा खुशगवार बना रही थी, लेकिन मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो बड़ा ही नाखुशगवार था। रखवाला मेरे पास खड़ा था और मुझे बाग की फिजा में गुम देखकर मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। कौवे की करख्त आवाज़ आई और मैं माहौल के सहर से आज़ाद हो गया। मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, सैर या तफरी के लिए नहीं आया। मैंने रखवाले को इशारा किया कि किधर जाना है। उसने खामोशी से आगे बढ़कर झोपड़ी नुमा कमरे के लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और खुद एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मैंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। उसकी पिछली दीवार में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी, जिस पे सलाखें लगी हुई थी। दिन की रोशनी इस खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में दो चारपाइयाँ थी और उस पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। मैं करीब हो गया। लाश के बाजुओं और टांगे खुले पड़े थे। नीचे बिछी हुई दरी टांगों के नीचे इकट्ठी हुई थी। लगता था कि मरने वाली तड़पती रही थी। उसने बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ी हुई होंगी और बाजू इधर उधर चलाए होंगे। सर के बाल नाखूनों में लुथड़े हुए थे और तकिया खून से भरा हुआ था। कातिल ने उसके सर पर किसी चीज से लगातार वार किए थे। एक आध ज़रब लड़की के मुंह पर भी लगी हुई थी, क्योंकि उसका एक तरफ का रुखसार फट गया था और मुंह का यह हिस्सा खून बहने से सुर्ख हो रहा था। सर पर लगाए जाने वाले वार ही बस जाहिर उसकी मौत का सबब बने थे। कत्ल रात किसी वक्त हुआ था। मैंने लाश का बाजू पकड़कर सीधा करने की कोशिश की। वो अकड़ चुकी थी। मैंने रखवाले को आवाज़ दी कि इधर आओ। कोई जवाब न पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में सिर्फ मैं था। रखवाला शायद बाहर ही खड़ा था। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा, वो बाहर ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसने अपना सर दोनों हाथों से थाम रखा था। मैंने उसे कहा कि उठकर अंदर आओ। वो आ गया तो मैंने उसे कहा कि लाश पर कोई कपड़ा डाल दो और बताओ कि ये कौन है, तुम इसे जानते हो? मैंने रास्ते में इससे कोई जराह नहीं की थी। इस तरह अगर कोई खुद मुजरिम हो तो वो बयान घड़ लेता है। उसने कहा, ये शर्मा लकड़ी वाले की लड़की है। इसका नाम शकुंतला है। तुमने इसके बाप को इत्तला दी है? वो तो पहले ही इसे तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि लगता है कि ये रात यहीं रही है। मैं शर्मा के घर नहीं गया। मैं रात कुटिया में नहीं था, बाहर था। सुबह किसी वक्त यहाँ आया तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं सीधा आपकी तरफ निकल आया। उसने मेरे सवाल के जवाब में मुझे बताया। मैंने उससे कहा कि वो शर्मा को जाकर इत्तला करे। मैं यहीं बैठता हूँ। वो चला गया और कोई आध पौन घंटे के बाद वापस आया। उसके साथ एक दरमियानी उम्र का मोटा और गंजा आदमी और एक औरत थी। वो भी मर्द की तरह भारी जिस्म की थी, लेकिन आदमी से बहुत कम उम्र लगती थी।
आदमी रोता हुआ आ रहा था, लेकिन औरत चुप थी। रखवाला उन्हें लेकर मेरे पास आ गया। मैं बाहर खाले के किनारे जमीन पर घास पर बैठा हुआ था। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से कहा कि वो कमरे के अंदर जाएं। वो अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं भी अंदर चला गया। वो मर्द लाश के सिरहाने जमीन पर बैठा रो रहा था और वो औरत पायंती की तरफ खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी, सिर्फ उसके चेहरे पर परेशानी लगती थी और वो लाश के चेहरे की तरफ देखने से कतरा रही थी। मुझे बड़ा अजीब व गरीब लगा। ये लड़की की माँ है, इसे तो रो रो कर हल्का हो जाना चाहिए था, जिस तरह बाप रो रहा था। मैंने रखवाले को बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने उससे पूछा कि ये दोनों कौन हैं। रखवाला, जिसका नाम चुन्नी लाल था, कहने लगा वो आदमी तो शर्मा है और औरत उसकी बीवी है, कामिनी, यानी वो मरने वाली की माँ थी। मैंने चुन्नी लाल से कहा कि तुम यहीं रहना, मैं आदमी भेजता हूँ। मैं बाग से निकलकर थाने चला गया और वहाँ से सिपाही भेजे कि वो बाग से जाकर लाश यहाँ थाने ले आए और वहाँ मौजूद मर्द और औरत को भी। वापस थाने आकर मैं शर्मा के रवैये और उसकी बीवी कामिनी के रवैये पर गौर करने लगा। शर्मा तो बेटी की लाश देखकर रो रहा था, जबकि कामिनी खामोश खड़ी थी। इसलिए मैंने कुटिया से बाहर आकर चुन्नी लाल से पूछा था कि ये कौन लोग हैं। हालांकि वो मरने वाले के माँ बाप को ही बुलाने गया था। जिस औरत की जवान बेटी कत्ल होकर उसके सामने पड़ी हो और उसकी लाश देखकर वो चुप खड़ी रहे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा जरूर होता है कि किसी अजीज की लाश देखकर आदमी सख्ते में आ जाता है, लेकिन कामिनी में सख्ती वाली कोई बात नहीं थी। वो मुझे होश और हवास में लगती थी और लाश के चेहरे की तरफ नजरें उठाने से गुरेज कर रही थी। फिर एक और ख्याल मेरे जहन में आया कि शर्मा उससे उम्र में काफी बड़ा था। वो कम उम्र थी। फिर उसके मरने वाली बेटी भी उसकी उम्र की ही लगती थी। बाज औरतों की सेहत बड़ी अच्छी होती है और वो काफी उम्र में भी जवान नजर आती हैं, लेकिन माँ बेटी की उम्र में मेरा शक मेरे जहन से जा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों मुझे एहसास होने लगा कि मैं इसी शक को बुनियाद बनाकर तफ्तीश आगे बढ़ा लूंगा। मैं काफी देर सोचों में गुम रहा और इतनी देर मेरे भेजे हुए आदमी लाश लेकर आ गए। कामिनी, शर्मा और चुन्नी लाल भी साथ थे। मैंने शर्मा से कागजात पर दस्तखत कराए कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करना था। शर्मा पहले तो सोच में पड़ गया, फिर राजी हो गया। मैंने अमले को लाश देकर अस्पताल रवाना कर दिया और शर्मा और कामिनी को भेजकर चुन्नीलाल से बातें करने लगा। मैंने चुन्नीलाल से खोज शुरू की कि कामिनी अपनी बेटी की लाश देखकर रोई क्यों नहीं, वो एक तरह से लाताल्लुक सी क्यों थी। चुन्नीलाल मुझे शर्मा के घर की कहानी सुनाने लग गया कि शर्मा पहले बड़ा गरीब आदमी था, फिर उसने लकड़ी का कारोबार शुरू कर लिया। लकड़ी की कई चीजें बेचता है, एक दुकान बना रखी है, एक दो कारीगर और नौकर भी रखे हैं। इसकी पहली बीवी मर गई थी, जिसके बाद बरादरी से ही एक गरीब आदमी की जवान लड़की घर ले आया है। फिर वो कामिनी के माँ बाप की बातें सुनाने लग गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, शायद मुझे कोई काम की बात मालूम हो जाए, लेकिन वो काम की बात नहीं कर रहा था। मैंने भी उसे इस मौके पर तंग करना, टोकना मुनासिब नहीं समझा। ये मेरे लिए काम का आदमी था, इसीलिए मैं उसे एक दो दिन देना चाहता था, जिसके बाद मैं उसे काबू करना था। दूसरे दिन लाश का पोस्टमार्टम होकर लाश वापस आ गई और शर्मा और कामिनी आखिरी रसूमात की अदायगी में लग गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे लिए बड़ी दिलचस्प थी और इसी बिना पर मेरा ख्याल था कि मुझे कातिल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर ने लिखा था कि सर पर कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से वार किए गए हैं। गालबन एक चेहरे पर था। ज़रबों से दिमाग की हड्डी टूट गई थी और ज़्यादा खून बहने से मौत वाक़ई हो गई थी। दिलचस्पी की बात यह थी कि लड़की माँ बनने वाली थी। अब मेरे लिए तफ्तीश का पहलू ये था कि इस गैर शादीशुदा लड़की की इस हालत का जिम्मेदार कौन था। दूसरी ये कि ये बाग में रात को क्या करने गई थी। तीसरे, इसके माँ बाप को इसके घर से बाहर रहने का इल्म था या नहीं। ये पहली बार रात को घर से बाहर रही है या ऐसा ही करती रहती है। और आखिर में ये कि चुन्नी लाल उनका राजदार है या नहीं। मुझे ये बात कबूल नहीं थी कि चुन्नी बाग का चक्कर लगाने गया होगा और वापस आया तो उसने लड़की को कत्ल की हालत में देखा। ये लड़की जरूर पहले भी रातों को यहाँ आती होगी और चुन्नीलाल जानता होगा, उनकी पहरेदारी करता होगा। इसका मतलब यह है कि चुन्नीलाल को पता है कि लड़की के साथ ताल्लुकात रखने वाला कौन है। मुझे लगा कि मैं बस एक दो दिन में कातिल को पकड़ लूंगा। मैं इतना बेताब हो गया कि मैंने उसी वक्त सोच लिया कि चुन्नी को थाने लाकर थोड़ी सी खुराक देता हूँ, वो सब कुछ उगल देगा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के अगले दिन मैं सिपाही को साथ लेकर शर्मा के घर गया। पता चला कि बाग के साथ ही उसकी दुकान भी है और घर भी। शर्मा बड़े गम की हालत में था। बेटी के क्रियाक्रम के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बरसों का बीमार नजर आता था। बातों बातों में पता चला कि वो बाग भी शर्मा का ही है जहाँ सुलक्षणा कत्ल हुई है। दरअसल ये शर्मा की जमीन थी। उसका बेटा तो था नहीं, बस यही एक लड़की थी। जमींदारी उसके बस का रोग नहीं थी। शौक में उसने जमीन खरीद ली और यहाँ बाग लगवा दिया। चुन्नी उसका कई बरस से मुलाजिम था। मेरे जहन में शक पक्का हो गया कि चुन्नी सुलक्षणा का राजदार था। शर्मा बातें करता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या चुन्नी इस राजदारी की कीमत लेता था या सिर्फ नौकर होने की वजह से मजबूर था। मेरे जहन में कामनी की वही शक्ल आ जाती थी जब वो लाश के पास खड़ी थी। मैंने शर्मा से कहा कि मैं कामनी से बात करना चाहता हूँ, अलहदगी में। शर्मा ने कोई एतराज न किया, उठकर दूसरे कमरे में चला गया और कामिनी को साथ ले आया। उसे मेरे पास बैठाकर बाहर निकल गया। कामिनी सिमट कर बैठ गई। लगता था कि वो घबराई हुई है। बेटी की मौत का गम तो मुझे पता चल गया था कि उसे बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं उसे नॉर्मल करने के लिए उससे हमदर्दी के अल्फाज कहता रहा और फिर पूछा कि शकुंतला तुम्हारी सगी बेटी थी। वो चंद लम्हे खामोश, बिल्कुल खामोश रही। फिर कहने लगी, नहीं, सगी बेटी नहीं थी। शर्मा की पहली बीवी की औलाद थी। तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे थे। वो अपने बाप के घर रहती थी। बाप की जायदाद की वारिस थी। मैंने उसका हक कभी नहीं मारा। चुन्नी लाल कैसा आदमी है? तुम लोगों के भरोसे का है? उसने कहा, चुन्नी हमारे भरोसे का आदमी है। उसने कभी हमारा नुकसान नहीं किया। तुम्हारी बेटी के बारे में एक चीज पूछनी है। हो सकता है तुम उस चीज का बुरा मनाओ, लेकिन माओ को बेटियों के बारे में बापों से ज्यादा इल्म होता है। क्या इसका किसी के साथ दोस्ताना था? तुम मेरी बात समझ गई हो ना? वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर कहने लगी, मुझे मालूम नहीं। अगर होगा भी तो उसने कभी मुझे बताया नहीं। वैसे भी मैंने कोई बात की तो लोग यही कहेंगे कि उसकी सगी माँ नहीं है, इसीलिए उस पर बहतान लगा रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे इस चीज का जवाब मिल गया कि वो सुलक्षणा की लाश के पास चुपचाप क्यों खड़ी और रोक की पीट क्यों नहीं रही थी। गोया मरने वाली शर्मा की पहली बीवी की औलाद थी। कामिनी चाहे मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि उसे इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं हुई थी कि शकुंतला मारी गई है। वो इस कदर मुतमईन क्यों थी? वो चाहे उसकी सगी मां न सही, सौतेली ही सही, लेकिन घर में एक ही साथ रहते थे तो इतनी हमदर्दी और उन्स तो जरूर हो जाता है। यहाँ तक आकर मेरा दिमाग गंजल हो गया। कभी ये ख्याल आता कि चुन्नी ने खुद ही ये काम किया होगा, कभी सोचता कि कामनी ने उसे मरवा दिया होगा। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि वो आदमी कौन है जिसके साथ इसके ताल्लुकात थे। क्या ये चुन्नी तो नहीं? चुन्नी अधेड़ उम्र का आदमी था, लेकिन हड्ड पैर का अच्छा था। हो सकता है वो लड़की को वरगलाता रहा हो और फिर उसका पाँव भारी होने पर उसे खत्म कर दिया हो। बहरहाल मेरा शक चुन्नी पर पुख्ता हो गया। मैंने कामनी से पूछा कि तुम्हारी लड़की अक्सर बाग में जाती होगी और कत्ल वाली रात वो बाहर ही रही होगी। तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि वो घर में नहीं? और अगर मालूम था तो तुमने उसे तलाश क्यों नहीं किया कि वो कहाँ गई थी? कामनी कहने लगी, शकुंतला अक्सर बाग में जाती थी, लेकिन उस रात उसने नहीं बताया। उस रात मैं काफी देर इंतजार करती रही कि वो कहाँ गई है। मेरा ख्याल था कि किसी सहेली के घर गई होगी। रात गहरी हुई तो मैं डर गई और मैंने शर्मा को बताया। हम दोनों उसकी सहेलियों के घरों में गए, लेकिन वो वहां नहीं थी। बाग में जाने का तो ख्याल ही नहीं आया। उसने रात के वक्त बाग में क्या लेने जाना था? इसलिए हम घर आ गए, लेकिन रात सो नहीं सके कि लड़की के साथ पता नहीं क्या हुआ है। फिर सुबह हुई तो चुन्नी घर आ गया और हमें बुलाकर ले गया कि शकुंतला उसके डेरे पर है। रात को चुन्नी ने आकर नहीं बताया? नहीं जी, रात को आकर नहीं बताया, वरना हम परेशान क्यों होते। कामनी की इस बात ने मुझे एक और राह दिखा दी। चुन्नी रात भर कहाँ रहा? अगर वो झोपड़ी में ही सोता था तो शकुंतला का कत्ल कैसे हो सकता था? और अगर उसकी मौजूदगी में नहीं हो सकता तो फिर उसकी गैरहाजिरी में हुआ होगा। लेकिन वो कहाँ था उस वक्त? अब शक चारों तरफ से चुन्नी की तरफ ही जा रहा था। उससे पूछगछ जरूरी हो गई थी। शर्मा के घर से निकलकर मैं सीधा बाग की तरफ चल दिया। झोपड़ी के बाहर चारपाई बिछी हुई थी, लेकिन चुन्नी नहीं था। मैं चारपाई पर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उसके खांसने की आवाज आई। वो झोपड़ी के दूसरी तरफ कुछ कर रहा था। मैंने उसे आवाज दी। वो उधर से पलटा, उसके पैरों की आवाज आ रही थी। फिर कोई आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन वो चुन्नी लाल तो नहीं था।
कोई और आदमी था, मुझे देखकर ठिठका। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा कि मैं बाग में माली हूँ, मेरा नाम मयूर है। मैंने उससे कहा कि जाओ चुन्नी को लेकर आओ। वो कहने लगा चुन्नी लाल तो रात को कहीं चला गया है। मैंने उसे बहुत कुरेदा कि वो कहाँ गया है, पर उसे कुछ पता नहीं था। चुन्नी लाल भाग गया था। फिर मेरी तवज्जो मयूर की तरफ हो गई। ये कोई 23-24 साल का जवान होगा, अच्छा सेहतमंद था। अगर ये बाग में काम करता था तो चुन्नी को चाहिए था कि मुझे बताता कि बाग में कोई और आदमी भी काम करता है। ना ही शर्मा ने या कामिनी ने मुझे बताया था। मैंने यूं ही इससे बातें करना शुरू कर दी। मैंने फिर उससे पूछा कि चुन्नी लाल कैसा आदमी है। पता नहीं ये चुन्नी लाल से तंग था या बातूनी किस्म का आदमी था। वो फौरन ही चुन्नी के खिलाफ शुरू हो गया कि बड़ा खराब आदमी है, बेगैरत है। बड़ा बेगैरत है। उसने अब उसके बारे में बताना शुरू किया कि जिस मालिक का खाता है उसी का घर खराब कर रहा है। अब मेरे कान खड़े हो गए। ये जवान वाकई काम का निकलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि चुन्नी कोई खराब काम करता है? बाग से फल चोरी करवाता है? हाँ जी, और बहुत हरामजदगियां करता है। मालिक की बेटी शकुंतला यहाँ आती है तो उसे अंदर बैठाकर किसी को बुलाने चला जाता है, और वो अंदर मुलाकात करते हैं तो ये बाहर पहरा देता है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। ये आदमी तो बहुत कुछ जानता है, मेरे मतलब का आदमी है। पता नहीं मुझसे क्यों एकदम सारी बातें करने लग गया है। चुन्नी के खिलाफ होने की वजह से, या ये चुन्नी का आदमी है और मेरी असलियत जानते हुए मुझे गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश कर रहा है। शक्ल से तो मुझे वो इतना चालाक नजर नहीं लगता था। बातों से भी सीधा साधा ही नजर आता था। लेकिन किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है। तुम उस आदमी को जानते हो जो यहाँ शर्मा की लड़की से मुलाकात करता था? मैंने एक दफा रात को उसे यहाँ देखा था। मुझे उसका नाम पता नहीं और ना ही ये पता है कि वो कहाँ रहता है, लेकिन मैं उसे पहचान सकता हूँ। ये आदमी मेरे लिए काम का निकला। फिर मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ। वो घबरा गया, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गर्ज मैंने उसे अपना मुखबिर बना लिया और उससे कहा कि जिस वक्त चुन्नी बाग में आए या उसे पता चले कि वो कहाँ है तो वो फौरन मेरे पास आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो होशियार रहे और देखे कि बाग में कौन आता है और क्या करता है। मैं उसे साथ लेकर अंदर झोपड़ी में चला गया। वहाँ एक कोने में काठ कबाड़ पड़ा हुआ था, जो मैंने पहली मर्तबा यहाँ आते वक्त देखा था, और मुझे इस वक्त उस चीज का ख्याल आया था। मैंने मयूर से कहा कि इस कबाड़ में से कुल्हाड़ी तलाश करो। वो दोनों हाथों से चीजें हटाने लग गया। कस्सियां, टोकरियां, न जाने क्या क्या था, और फिर उसके हाथ कोई चीज आ गई। उसने उस चीज पर एक नजर डाली और फौरन उसको अपने हाथ से गिरा दिया, जैसे उसके हाथ पर किसी कीड़े ने काट लिया हो। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या चीज है? उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो मेरी बात सुनकर पलटा और जमीन की तरफ इशारा कर दिया जहां उसने उस चीज को फेंका था। मैंने आगे बढ़कर देखा, ये वही चीज थी जिसकी मुझे तलाश थी। एक छोटे दस्ते वाली कुल्हाड़ी जो दरख्तों की शाखें वगैरह काटने के काम आती है। उसके फल पर सियाह खून लगा हुआ था। यही आला कत्ल था। कातिल ने उसे झोपड़ी में पड़े हुए कबाड़ में फेंक दिया था। ये तुमने किसी को बताना नहीं, मैंने कुल्हाड़ी मयूर के सामने करते हुए कहा। समझ गए हो ना? उसने सर हिला दिया। चुन्नी लाल का फरार हो जाना और उसकी झोपड़ी से आला कत्ल की बरामदगी जाहिर करती थी कि वो सिर्फ बाग का रखवाला ही नहीं, इस कत्ल में भी मुलविस है। कम अज कम वो ये जानता है कि कातिल कौन है। शक्ल देखकर तो मयूर भी बता सकता था कि यही वो आदमी है, पर चुन्नी लाल तो उसका अता पता भी जानता होगा। अब फौरी काम चुन्नी लाल को पकड़ना था। मैंने मयूर से कहा कि वो इधर उधर पता करके मुझे थाने आकर इत्तला करे। उसके साथ ही मैं वहां से चला गया। चुन्नी लाल को पता नहीं जमीन खा गई थी। वो ऐसे गायब हुआ कि उसका नामो निशान ही मिट गया। मैं खुद एक दो बार शर्मा के घर गया और उससे और उसकी बीवी से पूछा कि वो मुझे चुन्नी लाल के मिलने वालों और उसके घर बार के बारे में बताए। शर्मा का कहना है कि चुन्नी एक गांव का रहने वाला था, लेकिन 10-12 बरस से उसके पास मुस्तकिल क़याम था। उसका घर बार बेच कर आ गया था। अब बाग ही उसका ठिकाना था। मयूर को मैंने चुन्नी के पीछे लगाया हुआ था। उसको छोड़कर मैंने मुखबिर भी बुला लिए। उनमें से एक मुसलमान था, नाम उसका याद नहीं, लोग उसे बिल्ला कहते थे। घरेलू चीजों की उसकी दुकान थी। वो बड़ा पुरजोश था कि चुन्नी का अता पता मालूम कर ही लेगा। बिल्ला 2-3 दिन गायब रहा और फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि चुन्नी इस इलाके में नहीं है, वरना वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, व्यापारी भी, बदमाश भी, चोर उचक्के भी। उनमें से किसी ने इन दिनों चुन्नी को नहीं देखा। लेकिन एक आदमी है, चोर उचक्का है, कहीं टिक कर नहीं बैठता।
उसका कहना है कि चुन्नी गिरधारी के पास देखा गया है। फिर उसने गिरधारी का तारुफ कराना शुरू कर दिया कि गिरधारी बदमाश है, कोई काम धंधा नहीं होता, सिर्फ इन्हीं बातों पर गुजारा है। किसी जगह हाथ मार लिया, किसी से पैसे छीन लिए, कभी दारू बेचने का धंधा कर लिया। एक बात इसमें है कि बड़ा मर्दाना जिस्म है और खूबसूरत जवान है, मिजाज का आशिक है और कई औरतों से इश्कबाजी कर चुका है। यहाँ से 3-4 मील दूर उसका अड्डा है, क्यों ना वहां जाकर देख लें। बिल्ले ने गिरधारी का जो हुलिया बताया था वो मेरे काम का था। एक खूबसूरत मर्द, इश्क और आशिकी करने वाला, चुन्नी लाल का यार। ये वही कातिल हो सकता था जिसकी मुझे तलाश है। हो सकता है शकुंतला के साथ यही आदमी आशिकी करता रहा हो और चुन्नी की कुटिया में दोनों मिलते हों। अब चुन्नी भाग गया है तो हो सकता है उसी के पास गया हो। बिल्ले ने मुझे बड़े काम की बात बताई थी। मैंने उसी वक्त गिरधारी के अड्डे पर जाने का फैसला कर लिया। थाने से 2 आदमी साथ लिए और हम बिल्ले के साथ निकल गए। बिल्ले को मैंने एक सिपाही के साथ घोड़े पर सवार करा दिया। बगैर वर्दी के हमें कौन शनाख्त करता है। सर हमने कपड़ों से ढाक लिए थे और रवानगी भी शाम के अंधेरे में की थी। रात गए तक हम गिरधारी के अड्डे की तरफ सफर करते रहे। बिल्ले को रास्ता मालूम था, इसलिए किसी जगह रुके बगैर चलते रहे। एक जगह अचानक जमीन ऊंची होना शुरू हो गई। ऊपर देखने से ऐसा लगता था कि हमारे सामने किसी नहर या दरिया का ऊंचा किनारा है, जबकि इस इलाके में नहर थी और ना ही दरिया। मैंने बिल्ले से पूछा ये क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि ये एक कुदरती टीला सा है जो पता नहीं कब से यहाँ है। उससे ऊपर बहुत पुरानी इमारत का ढांचा सा है जो खानका सी लगती है। अंदर कब्र वगैरह नजर तो नहीं आती, सिर्फ निशान सा है। इमारत वीरान ही रहती है, कभी कोई मुसाफिर रास्ते में यहाँ ठहर जाता होगा। एक पुराना कुआं है, गिरधारी और उसके साथियों ने यहाँ अपना अड्डा बना लिया है और उसी कुएं का पानी पीते हैं। बातें करते करते हमने अपने घोड़े ऊंचाई की तरफ डाल दिए। अंधेरे में इतना नजर आ रहा था कि आसपास झाड़ियां हैं। ऊपर पहुंचे तो दूर तक खुली जगह थी जिसमें वो इमारत खड़ी थी। हम उसकी तरफ बढ़ गए। जरा करीब पहुंचकर देखा कि इमारत के एक कोने से हल्की सी जर्द रोशनी नजर आ रही थी। बिल्ला कहने लगा शायद गिरधारी या उसके आदमी ने लालटेन जलाई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक वो सोए नहीं बल्कि जाग रहे थे। मैंने घोड़े रोक लिया और नीचे आकर कहा। दूसरे भी घोड़ों से नीचे उतर आ गए। घोड़े सिधाए हुए थे। हम इन्हें छोड़कर जाते तो भी उन्होंने वहीं रहना था और वहीं खड़े रहकर हमारा इंतजार करना था। अलबत्ता जानवर को आवाज निकालने से तो नहीं रोका जा सकता था। एक घोड़ा हिनहिनाने लग गया। ये अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि इमारत में जो लोग भी थे वो इस आवाज के बाद लाजमी तौर पर होशियार हो जाते और ऐसा ही हुआ क्योंकि जिस जगह से रोशनी आ रही थी वो अंधेरे में डूब गई। शायद किसी ने बत्ती गुल कर दी थी। इसका मतलब था कि वो लोग होशियार हैं और यहाँ से भाग भी सकते हैं। बिल्ला तो शायद इस जगह से वाकिफ था, लेकिन मैं और मेरे सिपाही बिल्कुल नावाकिफ थे। गिरधारी और उसके साथी उधर छुप सकते थे और हम इन्हें तलाश नहीं कर सकते थे। ये सलाह मशवरे का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने बत्ती बुझते ही उस इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। सिपाही और बिल्ला भी मेरे पीछे भागे। बिल्ला सिपाहियों से आगे निकल आया और मेरे साथ साथ दौड़ते हुए कहने लगा इधर आ जाए, और फिर उसने रुख बदल लिया और उस तरफ भाग रहा था जिस तरफ से रोशनी आ रही थी और अब गुल हो गई थी। चंद मिनटों में हम इमारत के अंदर पांव रख चुके थे। ये एक कमरा था जिसमें मैं सबसे पहले दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, इतनी खामोशी के साए साए हो रही थी। किसी तरफ से कोई खड़ाक नहीं हो रही था। अंदर जो कोई भी था और या जो कोई भी थे बड़े खामोशी से खिसक गए थे। सख्त अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिपाही भी नहीं आए थे, गलती से किसी और तरफ निकल गए थे। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और उसका रुख सामने की तरफ करके बटन दबा दिया। रोशनी की धार सामने दीवार पर पड़ी। कमरे में इधर उधर रोशनी घुमाने पर कोई चीज नजर न आई। सिर्फ फर्श पर एक जगह मैली सी दरी और सफ़े बिछी हुई थी। पानी का मटका और मिट्टी के प्याले नजर आ रहे थे। सफ पर चादर ढेर की शक्ल में पड़ी थी और एक तरफ जूतियां थी। जो आदमी यहाँ था शायद बड़ी जल्दी में नंगे पैर ही यहाँ से निकल गया था। कमरे के अंदर से रास्ता दूसरे कमरे या बाहर की तरफ जा रहा था। बिल्ला उसी तरफ लपका। मैं भी उसके पीछे था। ये भी एक कमरा था, लेकिन खाली फर्श कच्चा था। उसमें से एक और रास्ता निकल रहा था। हम उधर निकल आए। ये भी एक कमरा ही था, लेकिन इन दोनों से बड़ा। यहाँ असल वीरानी थी। फर्श कच्चा ही था जिसमें कमरे के कोनों में जंगली पौधे उगे हुए थे। मैंने रोशनी छत की तरफ की, चिमगादड़ें उड़ रही थी।
कुछ छत की कड़ियों के साथ उल्टी लटकी हुई थी। फर्श पर उनके बेटों के अंबार लगे हुए थे और सख्त बदबू फैली हुई। रोशनी पड़ते ही पतंगे भी हवा में उड़ने लगे। चिमगादड़ों की चिड़चिड़ की आवाजें, बदबू, वीरानी, अजीब वहशतनाक माहौल था। यहाँ आना फजूल था। कमरे की एक तरफ की दीवार टूटी हुई थी। छत से नीचे फर्श तक एक खला बन गया था जिसमें से एक आदमी बाहर निकल सकता था। मैं उस तरफ लपका और बाहर निकल आया। बिल्ला भी मेरे पीछे था। मैंने टॉर्च बुझा दी। अब हमारी आंखें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देखने के काबिल हो गई थी। हम इमारत की नुक्कड़ की तरफ भागे। पता नहीं सिपाही कहाँ जा मरे थे। दीवार के साथ साथ भागते हुए हम नुक्कड़ तक आए। यहाँ आग की बेशुमार झाड़ियां उगी हुई थी। दोनों सिपाही यहाँ थे और इधर उधर दौड़ रहे थे। मैंने एक दो बार टॉर्च जलाई बुझाई। उन्होंने इशारा देख लिया और हमारी तरफ आ गए। उनमें से एक कहने लगा कि दो आदमी इस तरफ भागे हैं। वो बाजू लंबा करके इमारत की उल्टी तरफ इशारा कर रहा था। हम उस तरफ भाग पड़े। इमारत से कोई 100 गज दूर जाकर अजीब तरह की सख्त कांटेदार झाड़ियां थी। यहाँ एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। मैंने उसके करीब जाकर उसकी कमीज पीछे से पकड़ ली और उसे खड़ा कर दिया। मैंने झटका देकर उसका मुंह अपनी तरफ किया। ये चुन्नी लाल था। उसने अपनी एक टांग जमीन से उठा रखी थी और मुंह से सी सी की आवाज निकल रही थी। उसके पांव नंगे थे और शायद एक पांव में कांटे चुभ गए थे जिसकी वजह से वो भाग नहीं सका। पहले कमरे में हमने किसी की जूतियां देखी थी। वो उसी की ही होंगी। मैंने पूछा कि गिरधारी कहाँ है। कहने लगा भाग गया है। चुन्नी को थाने लाकर मैंने बंद कर दिया और उसे पूछगछ शुरू की। वो कहने लगा कि इस कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो सिर्फ बाग का रखवाला है। उसे पता नहीं था कि बिल्ला मुझे उसकी और गिरधारी के मुतालिक सारी बातें बता चुका है। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ से भागे क्यों थे और गिरधारी के पास क्यों गए थे। उसने जो जवाब दिया वो बड़ा सोच समझ कर दिया कि किसी को भी ये जवाब कबूल करने में कोई एतराज नहीं हो सकता था। कहने लगा कि कत्ल उसकी कोठरी में हुआ है, इसलिए उसे डर था कि उसे पकड़ न लिया जाए, इसलिए वो भाग खड़ा हुआ और गिरधारी के डेरे पर इसलिए आ गया कि गिरधारी उसका दोस्त है जो उसे छुपा भी सकता था और उसके पास जगह भी थी। लेकिन मैं तो अब उसके जवाब से मुतमईन होने वाला नहीं था। मैंने उसे कहा कि कत्ल तुमने किया है, तुम मान जाओ। तुमने शकुंतला से ताल्लुकात बनाए और फिर राज खुल जाने के खौफ से तुमने उसे कत्ल कर दिया और फिर गिरधारी के पास भाग गए। मैं उसके मुंह से गुलवाना चाहता था कि असल आदमी कौन है और असल कातिल कौन है, इसलिए मैंने उसे डराने के लिए ये बात कही थी। मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया और जवाब देने के बजाय सर झुका लिया। मैंने उससे कहा कि तुम सोचकर मेरी बात का जवाब दो कि ऐसा है या नहीं है। उसके बाद मैंने उसे फिर बंद कर दिया। दफ्तर में आकर मैंने बिल्ले को भेज दिया कि वो अब गिरधारी की खोज लगाए। अपनी इस कामयाब मुखबरी पर बिल्ला बहुत खुश था। वो अच्छा कहकर चला गया। हवालात में चुन्नी लाल बहुत घबरा गया। चुन्नी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शर्मा और कामिनी का क्या रद्द अमल होगा, ये देखने के लिए मैं उनके घर चला गया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने चुन्नी को हवालात में बंद कर दिया है तो शर्मा को यकीन नहीं आया। वो चुन्नी लाल को बेगुनाह ख्याल करता था, लेकिन कामिनी बड़ी खुश हुई। वो कहने लगी कि चुन्नी को मैंने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। यही बदमाश होगा जिसने शकुंतला को मारा है। कामनी के रवैये ने फिर मुझे गड़बड़ा दिया। यह औरत किसी जाहिरी वजह के बगैर खुश नहीं हुई थी कि चुन्नी ही असल मुजरिम है। इसे इसका क्यों यकीन था। 2 दिन बाद हवालात में चुन्नी की हिम्मत जवाब दे गई। वो सिपाही से कहने लगा, मुझे थानेदार के पास ले चलो। सिपाही को मैंने कहा, उससे ले आओ। अब वो खुद बात करना चाहता था। मैंने उसका हौसला बढ़ाया और वो शुरू हो गया। थानेदार साहब, शकुंतला को मैंने कत्ल नहीं किया। मेरी झोपड़ी में गिरधारी ही उससे मिलने आया करता था। मैंने गिरधारी को कत्ल करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो और तो किसी से नहीं मिलती थी, सिर्फ गिरधारी से ही मिलती थी और मुझे पक्का यकीन है कि वो गिरधारी के बच्चे की ही माँ बनने वाली थी, क्योंकि एक दिन उसने मुझे गिरधारी के आने से पहले बताया था कि गिरधारी से शादी करने वाली है और गिरधारी को मजबूर करती है कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि उसने देर की तो वो बदनाम हो जाएगी। लेकिन गिरधारी नहीं मानता। मैंने चुन्नी से कहा कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो बता दे, वरना वरना अगर कोई दूसरी बात निकली तो मैं उसे मार मार कर नाश कर दूंगा। वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि यही बात है जो इसके इल्म में है। मैंने उसे ये नहीं बताया कि कामनी उसे ही कातिल ख्याल करती है। मेरा ख्याल था कि फिर किसी वक्त उस पर यह बात जाहिर करूंगा, शायद उस पर गुस्सा खाकर कोई और बात बता दे। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि अब कामनी से भी दो टोक बात करने का वक्त आ गया है। आखिर वो किस लिए इसे कातिल समझती थी।
दूसरे ये कि चाहे वो शकुंतला की सगी माँ नहीं थी, लेकिन औरतों की फितरत है कि वो एक जगह होते हुए खामोश नहीं रह सकती और एक दूसरे को अपने राज तक बता देती हैं। शायद शकुंतला ने भी उसे वो राज बता दिया हो। मैं इस ख्याल से कामिनी के घर गया और शर्मा से कहा कि मैं उसकी बीवी से बात करना चाहता हूँ। चुन्नी की गिरफ्तारी पर वो पहले ही परेशान था। अब उसे और परेशानी हो गई कि मैं कामिनी से क्यों बार बार पूछताछ कर रहा हूँ। इस बार चुन्नी ने मुझे जो कुछ बताया था, मैंने उसको उसके सामने रखकर कामिनी से बात की। जब मैंने उसे बताया कि शकुंतला किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और क्या उसे ये बात मालूम है, क्या वो तुम्हारी इजाज़त से बाग में रात गुजारती थी? क्योंकि मैं शर्मा से ये पूछ चुका था कि उसे शकुंतला के बाग में जाने का इल्म था या नहीं। लेकिन मर्द सारा दिन तो घर में नहीं होते, इसलिए औरतों को ज़्यादा पता होता है। और फिर तुम तो उसकी माँ थी, वो तुमसे ऐसी बातें कर लेती होगी जो दूसरों से नहीं की जा सकती। कामनी साफ मुकर गई कि उसे कुछ पता नहीं। अब मुझे इस औरत पर पक्का शक हो गया कि ये झूठ बोल रही है। उसे बहुत कुछ इल्म है। मैंने कामिनी से कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो, न शकुंतला के लिए न अपने लिए। अब अगर तुम चाहोगी भी तो मुझे तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, और अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। मेरी इस बात का कामनी पर कोई असर नहीं हुआ। बड़ी ढीठ किस्म की औरत थी। बड़े गुस्से की हालत में मैं थाने वापस आ गया और चुन्नीलाल से कहा कि मैं कामिनी से मिलकर आया हूँ। वो तुम्हें ही कातिल ख्याल करती है। मेरी तवक्का के मुताबिक चुन्नीलाल गर्मी खा गया। उसे अपनी आंखों के आगे फांसी का फंदा झूलता हुआ नजर आ गया होगा। गुस्से की हालत में उसने कामिनी को एक दो गालियां दी और उसे कोसने लग गया। एक बाग का माली या रखवाला अपने की बीवी को किस तरह गाली देने की जुर्रत कर सकता है, जब तक कि वो खुदसर ना हो या उसे अच्छा ना समझता हो। चुन्नी मुझे खुदसर नजर नहीं आता था, तो क्या कामनी बुरी औरत थी, इसलिए नौकर उसकी इज्जत नहीं कर रहा था? थानेदार साहब, ये बात आपको गिरधारी बताएगा कि कातिल मैं हूं या वो। और उसने फिर गाली दी कि गिरधारी से उसका क्या ताल्लुक है, जैसी माँ वैसी बेटी। चुन्नी की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। क्या गिरधारी कामिनी का भी? चुन्नी, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है जी। एक दिन गिरधारी और कामिनी भी मेरी झोपड़ी में घुसे रहे थे। गिरधारी कामिनी का भाई है, न रिश्तेदार। फिर रिश्तेदार हो भी तो घर में मुलाकात की बजाय यहाँ बाग में झोपड़ी में अखंड पाठ, हिंदुओं की इबादत तो नहीं करने आते थे। मैं कहता हूँ जी, गिरधारी को पकड़े, सारी बात साफ हो जाएगी। तुम्हारा गिरधारी के साथ मेलजोल था, तुम ही उसके ठिकाने बताओ। उसने सर हिला दिया। ठीक है जी, मुझे साथ ले चलें। चुन्नी के बयान के बाद अब गिरधारी का पकड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने चुन्नी से कहा कि मैं तैयार हूँ, चलो कहाँ चलना है? कामिनी के मैके। मैं और चकरा गया। ये चुन्नी क्या कह रहा है? गिरधारी कामिनी के खाविंद की बेटी को मारकर कामिनी के मैके जाएगा छुपने के लिए? मैंने जब चुन्नी से फिर से पूछा कि वो क्या कह रहा है, तो कहने लगा, साहब मैं ठीक कहता हूँ। गिरधारी वहाँ खानका से भागकर सीधा उसी गांव में गया होगा जो कामिनी के मैके का गांव है। वहाँ उसका चचाजाद भाई रहता है और कामिनी की शादी से पहले गिरधारी वहाँ ही फेरे लगाता रहता था। वो हंसने लगा। आप समझ गए होंगे कि क्यों फेरे लगाता था। आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता है, तो सुन ले कि मैं भी उसी गांव का ही हूँ। हम सुबह सवेरे कामिनी के मैके के गांव की तरफ रवाना हो गए। मैं और चुन्नी, हमारे साथ और कोई नहीं था। चुन्नी का कहना था कि गांव बहुत दूर है, और ये वाकई बहुत दूर था। दोपहर से ज़रा पहले हम एक ऐसी जगह आ गए जहां हद नज़र तक चटियल मैदान था। भूरी ज़मीन धूप में तपती हुई, पतझड़ का मौसम था। दरख्तों के टहन नंगे थे, धूप में चमकते हुए। किसी किसी जगह दरख्तों पर पत्ते नज़र आते थे, जर्द जर्द से पत्ते। रास्ते में एक दो जगह नाले पड़े थे और उनमें पानी नहीं था। हमारे घोड़े आसानी से निकल गए। दिन ढल रहा था। दूर एक गांव के आसार नजर आने लगे। बड़ा दिलफरेब मंजर था। गुरूब होते सूरज की रोशनी में घरों से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा था। गांव से बाहर पहुंचकर हम रुक गए। ये एक बहुत बड़ा छप्पर था जिसके किनारे पीपल के दरख्त उगे हुए थे। इन दरख्तों पर परिंदों के झुंड बैठे हुए थे। उनकी आवाज़ों से इर्द गिर्द की और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हमें बड़ी सख्त भूख लगी थी। मैंने चुन्नी से कहा कि अब क्या ख्याल है, कहाँ जाना है? कहने लगा, आप यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ। वो एक तरफ चला और फिर रुक गया। दूसरी तरफ देखकर कहने लगा, आप मेरा एतबार करेंगे, मुझे अकेला जाने देंगे? मैं सोचने लगा, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसे जाने दूँ। अगर वो वाकई भाग गया तो? खैर, इस सूरत में मुझे ये मानना पड़ेगा कि कामिनी ठीक कहती है
कि यही मुजरिम है। मैंने सर के इशारे से कहा कि वो जाए। अंधेरा बढ़ने लगा था। जब वो वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था। मेरे पास आकर उसने उस आदमी का तारुफ कराया। ये कबीर खान है, यहाँ का ज़मींदार है, यहाँ उसकी ज़मीनें हैं। आप किसी हिंदू के घर का भोजन न करते, इसलिए कबीर खान के पास गया था। भरोसे वाला आदमी है, आजमा कर देखें। कबीर खान ने भी सीने पर हाथ रख दिया। मुंह से कुछ नहीं बोला, जैसे कह रहा हूँ मैं हाजिर हूँ। चुन्नी ठीक ही कहता है। फिर कबीर खान ने एक तरफ इशारा किया। ये उसके साथ चलने का इशारा था। हमने घोड़ों की बागें पकड़ी और गांव की तरफ चल पड़े। कबीर का वसी घर था, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े कमरे। खाना खाकर हम एक कमरे में बैठे हुए थे। मैंने कबीर से कहा, मुझे गिरधारी चाहिए। मैंने उसे अपने बारे में भी बता दिया था। कबीर खान कहने लगा कि गिरधारी कभी यहाँ चचा के घर आया करता था, जब कामनी की शादी नहीं हुई थी। उसका कामिनी के घर वालों से मेलजोल है, लेकिन आपने जो बात बताई है उसके बाद गिरधारी शायद उनके घर न जाए। हो सकता है कि वो अपने चचाजाद भाई के घर आए या आ चुका हो। मैंने दिन में तो उसे नहीं देखा। गिरधारी के भाई का घर गांव के परली तरफ है, उसी तरफ जिधर से मैं आपको लाया हूँ, उसी छप्पर वाले हिस्से की तरफ। आपने आराम करना है या चलना है? मैंने कहा चलना है, जरा रात गहरी हो जाए। मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। मुझे रात गहरी होने का इंतजार भी था। कबीर खान और चुन्नी लाल भी इसी कमरे में चारपाइयों पर लेटे हुए थे। घर में सन्नाटा था, शायद कबीर के घर वाले सो चुके थे। मैं चारपाई से उठ गया। कबीर खान नींद से ऊँघ रहा था। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी तो वो फौरन उठ गया और खड़ा हो गया। चुन्नी लाल भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा। मैंने उन्हें इशारा किया कि चलो। कबीर ने हाथ में लाठी पकड़ी और हमारे आगे आगे चल पड़ा। हम घर से बाहर निकले और कबीर खान ने बैरूनी दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई। हमारा रुख गिरधारी के चचाजाद के घर की तरफ था। एक से दूसरी गली में हम जा निकले। गलियों में सन्नाटा था, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। मुझे खुद डर था कुत्तों का कि वो कहीं भौंक कर हमारा काम न खराब कर दें, लेकिन अभी तक कोई कुत्ता नजर नहीं आया था। कबीर खान तेज तेज कदमों से हमारे आगे चल रहा था। अब हम छप्पर के पास आ चुके थे। उसके एक तरफ मकान बने हुए थे। कबीर ने इशारे से मुझे बताया कि वो सामने वाले घर में जाना है। ये मकान भी दूसरे मकानों जैसा ही था, बाहर ऊंची ऊंची कच्ची दीवारें। अब हम घर के दरवाजे के पास खड़े थे। अचानक चौकीदार की आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। अगर वो हमें देख लेता तो वो शोर मचा सकता था, और अगर ना भी मचाता और हमारे पास आ जाता तो कबीर खान उसे क्या कहता? वो चौकीदार की नजरों में मशकूक हो जाता और फिर ये कैसे बताता कि मैं कौन हूँ? मैं उसे समझा देता कि वो मुंह बंद रखे, लेकिन ऐसी बात निकल ही जाती है। और अगर गिरधारी के चचाजाद भाई को मालूम हो जाता कि पुलिस उसके घर के चक्कर लगा रही है तो वो गिरधारी को खबरदार कर देता, और फिर गिरधारी ने उधर का रुख नहीं करना था। इसीलिए चौकीदार के सामने ना आना ही अच्छा था। चौकीदार लाठी टेकता हुआ इधर ही आ रहा था। उसकी लालटेन हमें तो नजर आ रही थी, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज तो नहीं थी कि वो हमें देख लेता। मैं छुपने की जगह सोचने लगा। एक ही खल नजर आ रहा था कि सामने जो गली नजर आ रही है उसमें चले जाएं और चौकीदार के गुजरने के बाद फिर आए। मैंने कबीर खान से कहा कि इधर से निकलो, और हम तेजी से उस गली में जाकर छुप गए। हम तीनों उस गली में आकर एक मकान की दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद चौकीदार वहां से गुजर गया। अब दूसरा भी आ सकता था। मैंने कबीर से पूछा कि यही चौकीदार है या दूसरा भी है? कहने लगा, दो आदमी हैं, एक गांव की तरफ से चक्कर लगाना शुरू करता है और दूसरा दूसरी तरफ से छप्पर में आकर दोनों मिल जाते हैं, और फिर उनका वापसी का चक्कर शुरू हो जाता है। छप्पर करीब ही था, इसलिए दूसरा भी आने ही वाला होगा। मैंने उन्हें कहा कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, और फिर हमारे देखते ही देखते एक ही जगह दो लालटेनें नजर आने लगी, और फिर कुछ लम्हे बाद दोनों लालटेनें मुखालिफ सिमतों में चल पड़ी। अब हम दीवार से हटकर वापस उसी मकान की तरफ आ गए जिसके अंदर हमें जाना था। चौकीदारों के नए चक्कर से पहले हमें अंदर हो जाना चाहिए था। दीवार मेरे हाथों की पहुंच से बाहर थी। मैंने कबीर खान को घोड़ी बनाया और उसकी कमर पर चढ़कर ऊपर हाथ रखे और दीवार पर दोनों तरफ टांगे करके बैठ गया। मैंने हाथ पकड़कर दोनों को ऊपर ऊपर खींचा। अब हम तीनों दीवार से बारी बारी अंदर कूद गए। हमारे सामने बहुत खुला सहन था। एक तरफ हमारे बिल्कुल करीब भैंसें बंधी हुई थी, उनके पास भरी हुई खुरली नजर आ रही थी। इससे थोड़ा आगे जाकर एक कमरा था।
जिसके पास एक घोड़ा नजर आ रहा था। ये जानवर बैठे हुए थे। भैंसों का तो डर नहीं था, लेकिन घोड़ा बहुत होशियार जानवर होता है। पैरों की आवाज पर उठकर हिनहिना सकता था। हम दबे कदमों आगे बढ़े और खुरली के पीछे जाकर बैठ गए। हमारे पैरों की दबी दबी आवाज से भी लेटे हुए घोड़े ने एकदम गर्दन उठा दी। पहले उसकी दुम जमीन पर मारने की आवाज आई और फिर वो हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज निकलने के थोड़ी देर बाद ही कोई अंदर से खंखारा और फिर चूं की आवाज के साथ सामने वाले कमरे का लकड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक आदमी खांसता हुआ बाहर निकला। उसके बाहर कदम रखते ही मैं तेजी से उठा और 2 छलांगों में उसके पास था। मेरे एक घूंसे के लगते ही वो डगमगा गया। मैंने संभल कर एक तरफ भागना चाहा, लेकिन मेरी टांग उसकी कमर पर पड़ी और वो मुंह के बल सामने की तरफ गिर गया। उसकी हथेलियां जमीन पर लगी हुई थी। मैंने उसे उठने नहीं दिया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। कबीर खान और चुन्नी लाल भी थे। मैंने चुन्नी को आवाज दी कि मेरे पास आओ। मैं नहीं चाहता था कि कबीर खान उसके सामने आए। उसने इसी गांव में रहना था। उसकी दुश्मनी पड़ सकती थी। वो शायद मेरी बात समझ गया, क्योंकि मेरी आवाज़ पर चुन्नी लाल ही बाहर आया। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और उस आदमी के चेहरे पर डाली। चुन्नी ने से पूछा कि ये गिरधारी है? कहने लगा, नहीं जी, ये तो उसका भाई है। उसकी कमर में मेरी लात इतनी जोर की लगी थी कि उठने के काबिल नहीं था। वो काफ़ी देर तक औंधे मुंह लेटा रहा। हम उसके पास खड़े रहे। फिर वो आहिस्तेगी से उठा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मैंने उसका बाजू पकड़ा और कमरे की तरफ चलने के लिए कहा। वो चुपचाप आगे लग गया। कमरे में दाखिल हुए तो अंधेरा था। मैंने टॉर्च से रोशनी की तो गिरधारी के भाई ने कोने में पड़ी लालटेन उठाकर जलाई। हम चारपाई पर बैठ गए। मैंने चुन्नी को कहा कि वो बाहर जाकर कबीर से कहे कि वो घर चला जाए, हम आ जाएंगे। चुन्नी पैगाम देकर वापस आ गया। गिरधारी के चचाजाद भाई का नाम बालक राम था। मैंने उसे पूछा कि गिरधारी कहाँ है, इन दिनों उसके पास आया है या नहीं। बालक राम ने इनकार कर दिया। कहने लगा, गिरधारी यहाँ नहीं आया। कोई 1 महीना पहले यहाँ आया था, उसके बाद नहीं आया। मैंने चुन्नी से कहा कि वो बाहर दरवाजे में बैठकर ध्यान रखे। चुन्नी बाहर गया तो मैंने बालक से कहा कि गिरधारी का कामनी से कोई चक्कर तो नहीं था। उसने तस्दीक की कि ऐसा ही था। उसका कहना था कि जब कामनी की शादी नहीं हुई थी तो गिरधारी मेरे पास आता था, तो उसका कामनी से चक्कर चल गया था। वो कामनी से शादी करना चाहता था, लेकिन कामनी के माँ बाप शायद गिरधारी को रिश्ता न देते, क्योंकि वो करता धरता कुछ भी नहीं था। उसकी आमदनी का कोई पक्का जरिया भी नहीं था, बस इधर उधर हाथ मार लेता था। कामनी को भी इस चीज़ का पता था, लेकिन वो उसे हर हाल में कबूल करने पर तैयार थी, लेकिन माँ बाप के सामने बेबस थी। इन्हीं दिनों उसके लिए शर्मा का रिश्ता आया था और कामिनी की शर्मा से शादी कर दी गई। शादी से पहले गिरधारी और कामिनी के ताल्लुकात मियाँ बीवी जैसे रह चुके थे और गिरधारी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि वो कहाँ कहाँ चोरी छुपे मिलते हैं। जब कामिनी यहाँ से रुखसत हो गई तो गिरधारी ने भी यहाँ आना जाना बहुत कम कर दिया। अब वो ज्यादा हाथ मारने लगा था, बेतहाशा शराब पीता था और आदमी को मारना ऐसा ही समझता था जैसे मक्खी मारती हो। बालक कहने लगा कि गिरधारी इस इलाके में नहीं है, हम वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मैंने सोचा कि वो चूंकि गिरधारी का रिश्तेदार है, इसलिए मुझे यहाँ से रवाना करना चाहता है, ताकि गिरधारी गिरफ्तारी से बच जाए। लेकिन वो कस्में खाने लगा कि गिरधारी यहाँ नहीं है। मैंने कहा कि वो बताए कि गिरधारी कहाँ मिल सकता है। वो चुप हो गया। मैंने भाप लिया कि लोहा इस वक्त गर्म है। मैंने उसे मज़ीद गर्म करना शुरू कर दिया। उसके घर में मुझे एहतियात करनी पड़ रही थी कि कहीं उसकी चीखों से इर्द गिर्द वाले घरों के लोग न जाग जाएं, या फिर उसके घर वाले ही जाकर शोर मचा सकते थे। इसलिए मैंने उसे ज्यादा फेंटी नहीं दी, लेकिन वो इतनी फेंटी में ही मान गया। कहने लगा कि उसे गिरधारी का पैगाम मिला है कि वो मुश्किल में है और मैं उसके छुपने के लिए कोई इंतजाम करूं। मैं आज सुबह ही इस काम के लिए इधर उधर जाने वाला था कि आप लोग यहाँ पहुंचकर मेरे घर आ गए हो। लगता है कि तुम लोग ही उसके पीछे हो और वो तुम ही से छिपता फिर रहा है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो क्यों छिपता फिर रहा है? मैंने उससे पूछा। ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो जिस तरह के काम करता है, उसे छुपने की जरूरत आ गई होगी। वो फिर बताने लगा कि उसके पास जो आदमी पैगाम लेकर आया है, उसका कहना है कि गिरधारी के लिए जब तक छुपने का कहीं इंतजाम नहीं हो जाता, वो चुन्नी के पास बाग में होगा। बालक राम ये बात सुनकर मेरा वहां ठहरना मुश्किल हो गया। हम यहाँ झक मार रहे थे और वो गिरधारी गिरधारी चुन्नी के बाग में छुपा हुआ था। मैंने फौरन वहां से वापसी का सोचा। अब मुश्किल ये भी थी कि अब बालक राम का क्या करूं। अगर इसे छोड़कर निकल जाऊं तो ये हमसे पहले पहुंचकर गिरधारी को खबरदार न कर दे। साथ कैसे ले जाता?
پھر مجھے کبیر خان کا خیال آیا۔ میں نے چنی لال کو کہا کہ وہ اسے فوراً گھر لے کر آئے اور اسے کہے کہ وہ بالک رام کے دروازے پر ہی ٹھہر جائے، اندر نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے بالک رام سے کہا کہ تم نے کل دوپہر تک اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا ہے۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نکلے ہو تو میں واپس آ کر تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد چنی کبیر خان کو لے کر آیا۔ اس نے اندر آ کر مجھے بتایا۔ میں نے باہر جا کر اسے کہا کہ تم بالک رام پر نظر رکھنا کہ یہ کل دوپہر تک گھر سے باہر نہ جانے پائے۔ اگر نکلے تو تم اس کا پیچھا کرنا اور اسے ہمارے پیچھے نہ آنے دینا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں نے اندر واپس جا کر بالک رام کو پھر ڈرایا دھمکایا۔ پھر میں اور چنی سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم ایک دو جگہ رکے بھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ کبیر خان وفاداری نبھا رہا تھا۔ ہم تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ اب دن خاصا نکل چکا تھا۔ دوپہر ہونے سے ذرا پہلے ہم واپس اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے تھانے جانے کے بجائے چنی کے باغ کا رخ کیا اور چنی کی کٹیا کے باہر گھوڑوں سے اتر گئے ہم۔ بس اب اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا پارٹ فوراً ہی جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گی، تو اسے سنیے، لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نکالے واپس مجھے سبسکرائب دیجیے، ایسے لیتے نہیں ہے دی ہوئی چیز، چلیے واپس دیجیے جلدی جلدی سے۔ اور سوری بہت لیٹ ہو گئی ہوں میں اس بار، ایگزامس چل رہے تھے، ایگزامس کی تیاری کرنی تھی، ٹیوشنس کے بچوں کے بھی ایگزامس تھے، تو پھر چھٹی ہو گئی، تو پھر گھر میں مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا، تو میں نہیں کر پائی۔ لیکن اب میں انشاءاللہ پورا پکا ارادہ کرتی ہوں کہ روز کچھ نہ کچھ تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گی۔ آپ لوگ لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور سبسکرائب کریے۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلدی اس کے اگلے پارٹس کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔